दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस सामान्य हिंदी की क्लास में, जिसमें हम यूपी पुलिस के लिए हिंदी की क्लास पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों के बेस पर कर रहे हैं। जो घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक द्वारा पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो यह क्लास यूपी पुलिस के अतिरिक्त यूपी SSC वीडियो पेट लेखपाल UPSI TGT PGT टेट सीटेट इत्यादि एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? ए का, बी खा, सी घा, डी धा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए कि अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है, तो यह हो जाएगी का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है? ए अघोष, बी महाप्राण, सी अर्प्राण, डी दीर्घ प्राण। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए कि किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी अल्प प्राण में। यहाँ पर देखते हैं हम इसकी व्याख्या को। दिया गया है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम वायु निकलती है तथा कम समय लगता है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है, जैसे का, गा, अंगा, चा, जा, इया, टा, ठा, अड़ा और ता, दा, ना, पा, बा, मा इत्यादि। यह अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अल्प प्राण। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? यानी कि पहला, तीसरा, पांचवा वाला वर्ड जो होता है, यहाँ पर खा कौन सा वर्ड है? दूसरे नंबर का। का, खा, ता, था यह भी दूसरे नंबर का है। चा यह पहले नंबर का है और फा, पा, फा यानी कि यह भी दूसरे नंबर का। तो हमको पहला, तीसरा, पांचवा यानी कि 1, 3, 5 इनमें से यदि कोई मिल जाए हम वह अल्प प्राण में मिला लेंगे, तो यह हो जाएगा हमारा सी वाला राइट आंसर। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है वह कौन कौन से हैं? खा, बी का, सी गा, डी चा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से इसका राइट आंसर बताना है। तो का पहले में आता है, चा ये भी पहले में आता है और का, खा, गा यानी कि यह तीसरे में आता है। तो पहला, तीसरा, पांचवा यह अल्प प्राण के अंतर आते हैं। तो हमारा ये खा वाला हो जाएगा दूसरे नंबर वाला, तो हो जाएगा अल्प प्राण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? ए सा, बी सा, सी सा, डी हा। तो घोष महाप्राण जो है इनमें से, तो उसका राइट आंसर होगा डी। इसके बारे में जानते हैं और थोड़ी सी जानकारी। हा वर्ण घोष तथा महाप्राण दोनों है। यह ऊष्म व्यंजन भी है। अन्य जो व्यंजन दिए गए हैं, सा यानी कि यह अघोष, ऊष्म व्यंजन, महाप्राण, निर्नुनासिक, यह तीनों इस प्रकार के चारों तरीके के वाक्य हैं। यानी कि अघोष भी हैं, ऊष्म व्यंजन भी हैं, महाप्राण भी हैं और निर्नुनासिक भी हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि है? ए खा, बी का, सी अंगा, डी धा। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए खा, अघोष महाप्राण ध्वनि है। यहाँ पर देखेंगे हम इसकी व्याख्या को कि कौन कौन से अघोष महाप्राण वर्ण हैं। का
यानी कि कंठ है, अल्पप्राण है और अघोष वर्ण है। का के बारे में बात करते हैं। और डा के बारे में बात देखेंगे तो मूर्धा वर्ण है, अल्पप्राण है और घोष वर्ण है। धा का अगर देखें दंत वर्ण है, महाप्राण है, घोष वर्ण है। और या लावा कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन है और अर्ध स्वर है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न 126 नंबर 2 बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है पूछा जा रहा है। ए, हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न होता है। नंबर 2, बी वाला दिया गया है, 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। सी, विसर्ग कंठवर्ण है। डी, छा संयुक्त व्यंजन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। यही हमारा गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। ए, खा, बी, घा, सी, जा, डी, झा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी, जा। अगला प्रश्न है। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए, ता, बी, दा, सी, भा, डी, मा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी, भा। अगला प्रश्न है। सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है। ए, खा, छा, ठा, बी, धा, चा, डा, सी, मा, सा, धा, डी, या, दा, घा। चारों ऑप्शनों में से महाप्राण के बारे में पूछना है तो यहाँ पर 2 और 4 होंगे। तो 2 और 4 के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे। खा तो हमारा होगा, चा, छा यह भी आता है, और टा, ठा यानी कि यह जो समूह है ए वाला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खा, छा, ठा महाप्राण समूह है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है। ए, का, बी, गा, सी, अंगा, डी, अड़ा या ठा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी, ठा। अगला प्रश्न। प्रत्येक वर्ण या वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। ए, महाप्राण व्यंजन, बी, अल्पप्राण व्यंजन, सी, उच्छिष्ट व्यंजन, डी, अनुनासिक व्यंजन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए, महाप्राण व्यंजन। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं। ए, पहला दूसरा, बी, दूसरा तीसरा, सी, दूसरा चौथा, डी, पहला चौथा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी, दूसरा और चौथा महाप्राण ध्वनियाँ या वर्ग हैं, व्यंजन वर्ग हैं। अगला प्रश्न दिया गया है। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। दूसरे और चौथे वर्ण अल्पप्राण, बी, महाप्राण, सी, घोष, डी, अघोष। तो इसका राइट आंसर होगा बी, महाप्राण व्यंजन। देखते हैं यहाँ पर हम इनकी व्याख्या देख लेंगे या इनकी सूत्र के रूप में जो जिनसे हम पहचान सकते हैं, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका जिससे हम निकाल सकते हैं। दिया गया है। अल्पप्राण व्यंजन किन्हें कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तथा सभी अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण होते हैं। अगला देखते हैं। महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में
मुख से हकार जैसी ध्वनि अर्थात वायु निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का दूसरा चौथा वर्ण तथा सभी ऊष्म वर्ण महाप्राण व्यंजन होते हैं। अगला देखते हैं, घोष किन्हें कहते हैं। घोष व्यंजन स्वतंत्र या स्वर तंत्रियों के बीच वायु के घर्षण के साथ उच्चारित ध्वनि। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या यार अलावा हा वर्ण घोष वर्ण कहलाता है। नोट, सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं। अगला देखते हैं, अघोष व्यंजन किन्हें कहते हैं। व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के बीच घर्षण नहीं होता है। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तथा सा वर्ण अघोष होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, का व्यंजन है। का व्यंजन कौन सा व्यंजन है। ए सघोष, बी अघोष, सी महाप्राण, डी नासिक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी अघोष। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। ए चा, बी जा, सी झा, डी अड़ा या डा। तो इन चारों ऑप्शनों में से अघोष वर्ण की बात करें तो पहली लाइन का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, यानी जैसे का खा और फिर दूसरी लाइन में चा छा, फिर तीसरी लाइन में टा ठा। इस प्रकार से पहला और दूसरा अक्षर ही अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो इसमें से हमारा मिल जाएगा चा छा, दोनों होते हैं तो चा वाला ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है, यानी कि का। तो पहला ही दिख रहा है तो यहाँ पर हम पहला वाला ही ऑप्शन यहाँ पर लगा देंगे और बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष वर्ण के बारे में बात करें, आ, बी, जा, सी, हा, डी, सा। तो इसमें से अघोष वर्ण जो होगा वो हो जाएगा हमारा डी सा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष वर्ण पा, बी, घा, सी, बा, डी, गा। तो यहाँ पर जैसा कि हमने बताया अघोष वर्ण के लिए, जैसे का पहली लाइन में का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था और पा, फा। तो यह अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से आप देख लें तो यहाँ पर हमको पा वाला पहले ही मिल जाएगा, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है। ए गा अघोष, बी फा अल्पप्राण, सी सा ऊष्म, डी ठा सघोष। तो कौन सा सुमेलित है पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए सा ऊष्म व्यंजन है। सा हा, यानी कि तीनों प्रकार के सा और हा यह ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। व्याख्या देख लेंगे यहाँ पर, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में परस्पर दूरी के कारण वायु बिना घर्षण के अर्थात सरलता से बाहर आती है उन्हें अघोष कहते हैं। अघोष ध्वनियों को श्वास ध्वनियाँ भी कहा जाता है, जैसे का खा, चा छा, टा ठा, ता था, पा फा, सा अघोष ध्वनियाँ हैं। घोष वर्ण के बारे में जानेंगे और अघोष वर्ण के बारे में भी। इसमें दिया गया है का उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं और इसमें इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत नहीं होती हैं। नंबर खा देखेंगे, इनमें नाद का
उपयोग का होता है। खा में दिया गया है इनमें केवल श्वास का उपयोग होता है। गा में दिया गया है सभी स्वर या अलावा हाप एवं प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण घोष होता है। इसी प्रकार सा तथा प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष होता है। अगला प्रश्न दिया गया है जिन व्यंजनों के उच्चारण से स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा न हो उन्हें कहते हैं। ऑप्शन के अनुसार देखें, ए गुंजन, बी अघोष, सी सघोष, डी अल्प प्राण। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अघोष। अगला प्रश्न, सघोष वर्ण कौन सा है? ए पा, पी, था, सी, बा, डी, सा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी था। अगला प्रश्न है निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? ए जा, बी का, सी चा, डी टा। तो इन चारों ऑप्शनों में से घोष वर्ण की यदि बात करें तो हो जाएगा सी चा। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। ए 44, बी 33, सी 52, डी 48। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी 52। अगला प्रश्न देखते हैं वा वर्ण है। ए तालव्य, बी दंतोष्ठ, सी ओष्ठ, डी मूर्धन्य। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा बी दंतोष्ठ। अगला प्रश्न, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में उसे क्या कहते हैं? ए आगत, बी उस, सी अंतस्थ, डी अयोगवा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी अयोगवाह। अगला प्रश्न दिया गया है अयोगवाह कहा जाता है। ए विसर्ग को, बी महाप्राण को, सी संयुक्त व्यंजन को, डी अल्प प्राण को। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा ए विसर्ग को। अगला प्रश्न देखें हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या हैं? ए स्वर, बी व्यंजन, सी अयोगवाह, डी संयुक्त व्यंजन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी अयोगवाह। अगला प्रश्न है जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी 3। अयोगवाह कहा जाता है। ए महाप्राण को, बी अनुस्वार एवं विसर्ग को, सी संयुक्त व्यंजन को, डी अल्प प्राण को। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा बी अनुस्वार एवं विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। तो यहाँ पर आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा और आपको यह क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। तो यहाँ पर हमने जो UP-SSC या यूपी पुलिस के लिए जो यह क्लास स्टार्ट की है, जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इसमें पिछले वर्षों के सभी घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक द्वारा पूछे हुए प्रश्न हैं। तो इस प्रकार यह प्रश्न आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और यूपी पुलिस के लिए तो मस्ट है। तो इस प्रकार इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप यदि सभी क्लासों को पिछली देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं और डेली बेस पर यहाँ पर 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं।
तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं या चलते हैं और मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।